दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार में लिए गए एक और बड़े फैसले को पलट दिया है। जी हां, 3100 करोड़ का ये टेंडर बताया जा रहा है जिसको निरस्त कर दिया गया है सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, आपको पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में मालूम चलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे तो उनके मंत्री तानाजी सावंत हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय दोस्तों, ये जो मैकेनिकल साफ सफाई होती है, आरोप है कि मैकेनिकल साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दिया गया जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर तानाजी जो है सावंत, उन्होंने क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनी को दिया जिसके पास मैकेनिकल साफ सफाई का कोई अनुभव ही नहीं है। और कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तो उस दौरान फैसला किया गया था कि जितने भी सरकारी प्राथमिक उपचार जो करने वाले हॉस्पिटल्स हैं उनकी साफ सफाई जो है वो आउटसोर्सिंग की जाएगी। यानी महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं प्राथमिक उपचार वाले, उनकी साफ सफाई की जो काम है वो आउटसोर्स के द्वारा किया जाएगा। और जिसके लिए कई जो आउटसोर्स कंपनीज हैं उनको दिया गया काम, और बताया गया कि टोटल खर्च जो है वो 3000 करोड़ के आसपास आएगा। और सालाना जो पेमेंट की जा रही थी वो 650 करोड़ के आसपास थी। अब इसकी कई अनियमितताओं के चलते, कई खामियों के चलते देवेंद्र फडणवीस ने अब इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से निरस्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और बड़ा प्रोजेक्ट है, 3100 या 200 करोड़ के आसपास का ये बताया जा रहा है, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने अब पलट दिया। ये पहली बार नहीं है। जब महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे जब सीएम हुआ करते तो उस दरमियान कई फैसले लिए गए थे जिसको कि अब सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस लगातार पलट रहे हैं। और ये वजह मानी जा रही है दोनों नेताओं के बीच में लगातार बढ़ रही तकरार। जी हाँ दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच में जो तकरार बढ़ती जा रही है उसमें आग में घी डालने का काम ऐसी खबरें कर रही हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि अभी तो ये वाला मामला आपको बताया, इससे पहले याद होगा कि ऐसे ही एम्बुलेंस को लेकर के कुछ और चिकित्सा विभाग के कुछ इंस्ट्रूमेंट को लेकर के 900 करोड़ के आसपास का कुछ बजट था, जो कि बढ़ करके 12 के आसपास चला गया था। 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 12000 करोड़ के आसपास बताया जाता कि चला गया था। कुछ ऐसी डिटेल थी दोस्तों उसकी, कुछ आंकड़े इसके आसपास ही थे, लेकिन उसमें भी खामियां देखने को मिली और जिसके बाद उसे भी जांच के दायरे में लाया गया। इसके बाद आप देखिए कि इससे पहले भी बीएमसी का आपका मामला याद होगा, जिसमें जो सूखा कचरा होता है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, स्लम एरिया की साफ सफाई कैसे की जाएगी, इसको लेके एक तैयारी की गई थी, जिसमें बताया जाता कि 1400 करोड़ का जो है वो खर्चा बताया गया था और इसको बीएमसी ने रद्द कर दिया है। अब तो एक के बाद एक जो जांच है, वो एक के बाद एक जो फैसले हैं वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही जा रहे हैं। और दोनों नेताओं के बीच में जो तलखियां देखी जा रही हैं, माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट को जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है दोनों नेताओं के बीच में बढ़ रही दूरियों की। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस से जो लगातार अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं। अब इससे पहले भी देखिए जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे जो महाराष्ट्र में किए गए थे एकनाथ शिंदे के टाइम पर, सब पर जो है लगभग स्टे लग रहा है, सब पर लगभग जांच जो है वो कराने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या होगा इस पर। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि क्योंकि महायुति सरकार 2022-23 में भी थी और अभी भी महायुति सरकार है, फर्क ये है कि सीएम जो एकनाथ शिंदे थे वो डेप्यूटी सीएम है और जो डेप्यूटी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस वो सीएम है। और ऐसे में तमाम फैसले देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। ये इसीलिए खबरें बन रही है दोस्तों, क्योंकि ये तमाम फैसले देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी रहे एकनाथ शिंदे ने ही लिए हैं। और उनके कार्यकाल में उनके मंत्रियों ने अगर कुछ फैसले लिए गए उसमें खामियां पाई गई हैं तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक तरीके से आरोप ही है जो उस समय की सरकार पर लग रहे थे। अब उस समय भले ही डेप्यूटी सीएम रहे हो देवेंद्र फडणवीस, उस समय ना कर पाए हो, लेकिन अब जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एकनाथ शिंदे हैं या उनके जो नेता हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि उनके शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो जांच के घेरे में या तो निरस्त किए जा रहे हैं या फिर जांच उस पर बैठ रही है। तो ये तो बड़ी खबर थी दोस्तों जो महाराष्ट्र से निकल के आई है। अब देखिए कि इसका असर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार महायुति की सरकार आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी मजबूत हुई है, खासतौर से 132 के करीब सीटें वो जीती है, उसके बाद से लगातार अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, दरकिनार हो के रह गए हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए।
अजीत पवार भी खुद को कोशिश कर रहे हैं कैसे मजबूत किया जाए। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार ऑपरेशन टाइगर के तहत कह लीजिए या किसी और तरीके से कह लीजिए अपने कुनबे को बड़ा करने की राजनीति लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से कुछ नेता या कुछ ऐसे निर्दलीय नेता हमारे पार्टी में आए जिससे हमारी ताकत और बढ़े। और इसमें एक कामयाबी एकनाथ शिंदे को मिली है दोस्तों। और अजीत पवार थोड़े से इस मामले में पीछे हो गए हैं। एकनाथ शिंदे को एक विधायक मिल गए हैं शरद सोनावने, निर्दलीय विधायक है जुन्नार से, और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया एकनाथ शिंदे को, क्योंकि बीच में खबर आ रही थी कि अजीत पवार उन्हें अपनी पार्टी में लाना चाह रहे थे। यानी बीजेपी जिस तरीके से मजबूत बन के उभरी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक इनसिक्योरिटी जो है उनके सहयोगी दलों के बीच में भी हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी बन के उभरी है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि एकनाथ शिंदे के गढ़ में यानी ठाणे में जाकर के अपने नेताओं को कह रही है कि जाइए वहां पर जनता दरबार लगाइए। अब सोचिए कि जो पार्टी ऑलरेडी इतनी बड़ी है, अब वो अपने सहयोगियों के गढ़ में ही जाकर के जनता दरबार लगाएगी, तो जाहिर से तौर पर ये खबर सहयोगी दलों के लिए तो अच्छी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों कोशिश कर रहे थे कि शरद सोनावने को, जो कि निर्दलीय विधायक है जुन्नार से, वो उनको अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन अजीत पवार पीछे रह गए और एकनाथ शिंदे ने बाजी मार ली और अब शरद सोनावने एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ आ रहे हैं, ऐसी खबरें। दूसरी तरफ देखिए, अजीत पवार शरद पवार की पार्टी की तरफ भी कोशिश कर रहे थे। जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों आपको कि अजीत पवार की तरफ से लगातार उनके नेता ये कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार के भी पार्टी के नेता हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन वहां ये दाव नहीं चला, वहां दाव फेल हो गया है। और अब अजीत पवार के पास शरद पवार की पार्टी के कोई बड़े नेता इस समय नहीं आए हैं। और जब ये कोशिश चल रही थी तो ये भी खबरें आई कि अजीत पवार की पार्टी के भीतर ही नेता इसके लिए विरोध कर रहे हैं, और महायुति के नेताओं के अंदर भी इस बात को लेकर के विरोध है कि अजीत पवार की पार्टी में अगर और नेता आते हैं तो हमारे पास उतनी सीटें या पद नहीं है जब हम उन नेताओं को दे सके, क्योंकि जो नेता अजीत पवार के साथ आए थे अभी उनमें कई नेता ऐसे हैं जिनको पद मिला ही नहीं है। जो 2022-23 में अजीत पवार के साथ आए थे अपने सपने संजो करके, उनके सपने पूरे ही नहीं हुए। ऐसे में और नेता अगर आते हैं तो अजीत पवार की एनसीपी के भीतर जो है वो थोड़ा सा और असंतोष बढ़ सकता है, और इसीलिए कई नेता इसके खिलाफ भी हैं। लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि कुनबे को बड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए, और इसके लिए कई और नेता, सांसद, विधायकों को अपने साथ लेना जरूरी है। और दोनों, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, दोनों इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अपनी अपनी बात है। अगर महाराष्ट्र में आपकी पार्टी मजबूत है तो आपकी बात का वजन है। इसका ताजा उदाहरण आप देख ही रहे होंगे। साल 2024 नवंबर के बाद किस तरह की बीजेपी सरकार चला रही है, और सहयोगियों की जो एक वैल्यू 2022 में दिखा करती थी वो थोड़ी सी जो है वो कम नजर आ रही है जब बीजेपी इतनी मजबूती से जीत के उभरी है। तो शायद कोशिश होगी कि थोड़ा मजबूत बना जाए, और मजबूत बने तो शायद बात बन जाए। नहीं तो अभी जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं अपने सहूलियत के हिसाब से और अपने नेताओं को जिस तरीके से बीजेपी आगे रख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को नाराजगी अगर हो रही है तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।